हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका केम का सी अमित क्लासेज में। आज का जो आपका टॉपिक है अपक्रिया के प्रकार। सर्वप्रथम हम अपक्रिया के प्रकार में भिन्न भिन्न अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो अपक्रिया के प्रकार हैं, आप देखिए जो सबसे पहला अपक्रिया है वो संयोजन अपक्रिया या इसे आप योगात्मक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा जो है उसमें वियोजन अपक्रिया है। तीसरा हमारा उसमें अपघटन अपक्रिया। चौथा हमारा विस्थापन अपक्रिया है। पांचवा हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया और छठवां हमारा अवक्षेपण अपक्रिया है। कक्षा 10 में आप अपक्रिया के प्रकार में इन्हीं अपक्रियाओं के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो पहला रिएक्शन मैं शुरू करता हूँ, हमारा है संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या योग। तो जब यहाँ पे आपको परिभाषा मैंने दिखाया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, आपस में संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई एक बीकर ले लीजिए। आप बीकर ले लीजिए और बीकर में जो है बीकर में आप वाटर मिला दीजिए, जल। बीकर में आप जल मिला दीजिए और इस जल में आप कुछ मात्रा में आप सूखा चूना डाल दीजिए। ये आप सूखा चूना आपने डाल दिया। जब आप इसको आप बोलते हैं COO या कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कली चूना या सूखा चूना के नाम से भी जानते हैं। जब आपने बीकर में जल लिया और जल में आपने सूखा चूना डाला, तो आप देखते क्या हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम सूखे चूने जो कि ठोस रूप में पाया जाता है और जल आपका जो है लिक्विड रूप में आता है, जब आप सूखे चूने को पानी में मिलाते हो तो यहाँ पे जो हमारे अभिकारी पदार्थ हैं ये यौगिक के रूप में हैं। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा में लिखवाया है कि चाहे तत्व हो या यौगिक, जब आपस में अभिकारक पदार्थ के रूप में संयोग करते हैं तो ये बुझे चूने का निर्माण करता है। इसको हम बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे दो अभिकारी पदार्थ या दो यौगिक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब हम पानी में सूखा चूना डाल देते हैं तो कुछ समय पश्चात आप बीकर को छूते हैं तो बीकर आपको गर्म महसूस होता है। इसका मतलब है कि जो इसमें अपक्रिया हो रही है, अपक्रिया के बाद जो एकल उत्पाद बन रहा है, तो उत्पाद बनने के साथ साथ ये ऊर्जा को मुक्त भी कर रहा है। इसका मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊर्जा भी मुक्त हो, तो इस प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर इस पात्र में जो भी रिएक्शन चल रहा है, इसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होने के कारण बीकर हीट होता है, जिसको छूने पर हमें महसूस होता है। या दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, आप कोयले का दहन कराइए, कोयले का दहन करा दीजिए। तो यहाँ पे जब कोयले को आप दहन कराएंगे तो कोयला ठोस रूप में होता है कार्बन के रूप में, और आपको पता है कि किसी भी चीज़ को आप कंबूस्ट करेंगे, दहन कराएंगे, जलाएंगे तो बिना ऑक्सीजन के वो आग जलेगी नहीं। तो जब ये कोयला जलेगा तो ये कोयला ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। और आपको पता है ऑक्सीकृत कोई चीज़ तब होती है जब वो ऑक्सीजन से संयोग कर ले या अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ ले। तो यहाँ पे कोयला अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ने के कारण ये CO2 का निर्माण करता है। और चूँकि इसमें दो तत्व हैं, एक कोयला है कार्बन के रूप में, दूसरा आपका ऑक्सीजन है।
और ये दोनों तत्व आपस में संयोग करके एकल उत्पाद CO2 का निर्माण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है ये भी काफ़ी हीट होने के कारण इसमें भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये गर्म गैस प्रदान करती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हमारा जो रिएक्शन है वो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर वियोजन का तात्पर्य है टूटना। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाए तथा ठंडा करने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाए, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब है कि जब किसी अभिकारी पदार्थ को हम क्रिया करा के उत्पाद प्राप्त कराएं और उत्पाद से पुनः मूल अवस्था में आ जाए, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जब कोई एक अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया में हो करके अभिकारक से उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए तो वह एक दिशा को प्रदर्शित करती है, और पुनः उस उत्पाद को पुनः ठंडा करके मूल अवस्था को ग्रहण करे तो ये दूसरे स्टेज को बताती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 स्टेप संपन्न हो और लास्ट में हमको मूल उत्पाद प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार की क्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रासायनिक नाम। जब आप इसको हीट करते हैं, यहाँ पर जो तीर का एक शीर्ष है यह जो है अग्र अभिक्रिया को बताता है, अग्र अभिक्रिया को, यानी रिएक्शन जो हमारा फॉरवर्ड जा रहा है बाएं से दाएं की ओर। तो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और गैस के रूप में क्लोरीन गैस रिलीज करती है, तो दोनों गैसियस स्टेज में होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पदार्थ है इसको आप हीट कर रहे हो, इस पदार्थ को आप हीट कर रहे हो और यह पदार्थ गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है। तो एक अणु आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और दूसरा अणु जो है क्लोरीन गैस है, तो टूट जाती हैं। अब ये तो हमारे उत्पाद हैं और ये हमारा पदार्थ है। तो अब इस उत्पाद को हम बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगे, यानी दाएं से बाएं की ओर। तो इसको हमें मूल अवस्था में तब प्राप्त होगा जब इन दोनों गैसों को, गर्म गैसों को हम क्या करें, ठंडा करें। ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर ये दोनों आपस में योगात्मक अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना लेंगे। तो ऐसी अब जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होती है, क्योंकि इसमें अग्र अभिक्रिया भी हो रही है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं की ओर मूल अवस्था में लौटती है, तो इसको हम पश्च अभिक्रिया कहते हैं, यानी पीछे से जो अभिक्रिया हो रही है वो पश्च अभिक्रिया। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल हमारा जो है अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर बोलते हैं, ये सॉलिड रूप में होता है। जब अब चूंकि ये पदार्थ है, जब इस पदार्थ को हम ऊर्जा देंगे या गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो यह जो है 2 गैसों में या 2 अणुओं में टूट जाता है। एक आपका अमोनिया गैस में, दूसरा HCl में टूट जाता है, और फिर दोनों के बीच में रिवर्स रिएक्शन कराएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये दोनों गैसों आपस में योगात्मक अभिक्रिया करके ये आपका नौसादर रूपी मूल अवस्था में पुनः लौटाते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट। अब तीसरा हमारा जो रिएक्शन है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। देखिए अभी आपको इसके पहले ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया मैंने बताया, अब उसके बाद ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दोनों का आप अंतर समझिए। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में आप पदार्थ को उत्पाद में परिवर्तित करते थे गर्म करके अग्र अभिक्रिया की दिशा में ले जा करके, लेकिन पुनः उस उत्पाद को ठंडा करके आप मूल उत्पाद प्राप्त कर सकते थे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में। लेकिन जो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है प्रोसीजर सेम वही है, लेकिन इसमें पदार्थ से जो उत्पाद प्राप्त होगा उस उत्पाद से पुनः उस पदार्थ को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
अतः इसमें जो अपक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। तो जो इसका परिभाषा है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पे, यानी आप कोई पदार्थ लीजिए और उस पदार्थ को जब आप हीट करेंगे तो वह एकल पदार्थ दो या दो से अधिक घटक कणों में क्या होता है, टूट जाता है। परंतु ठंडा करने पर, यानी गर्म करने पर तो टूट गया, लेकिन ठंडा करने पर वह अपने मूल अवस्था में न लौटे, तो ऐसी अपक्रिया आपका उसमें अपघटन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे आप पोटेशियम क्लोरेट को ले लीजिए, 2KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। और जब आप इसको हीट करते हो तो चूंकि उत्क्रमणीय अपक्रिया जो होती है उसमें तीर का जो शीर्ष होता है एक होता है, अग्र अपक्रिया को बताता है अगर बाएं से दाएं की ओर दिखाई जाए। लेकिन अगर दाएं से बाएं की ओर आधा शीर्ष दिखाया जाता है तो इसका मतलब है कि वह उत्क्रमणीय अपक्रिया है। लेकिन इस अपक्रिया में तीर का शीर्ष देखो एक ही साइड में दोनों दिखाया गया, पूरा दिखाया गया है, यह अनुत्क्रमणीय का चिन्ह है। तो जब इसको हीट करेंगे तो ये दो या दो से अधिक घटक कणों में टूट जाता है। तो यहाँ पे ये सॉलिड के रूप में पोटेशियम क्लोराइड बनाता है 2KCl और गैस के रूप में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। तो यहाँ पे दो घटक कण आपको मिले एकल पदार्थ से, लेकिन आप KCl को पुनः ऑक्सीकृत करने का प्रयास करेंगे तो आपको KClO3 नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि यह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है और आपका यह जो है मूल अवस्था में पुनः वापस नहीं लौटेगा। अतः इस प्रकार के अपक्रिया को हम ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये सॉलिड रूप में है, लेकिन जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ पे सॉलिड रूप में आपको मरकरी प्राप्त हो जाता है, लेकिन गैस के रूप में आपका ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है। तो यह अपक्रिया भी आपका ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है, क्योंकि इस पदार्थ का जो है अपघटन होता है और यह दो अवयवी घटक कणों में टूट जाता है। पहला घटक कण है मरकरी, दूसरा है आपका गैस के रूप में ऑक्सीजन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा हमारा जो रिएक्शन है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, थोड़ा हमें कुछ इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। होता क्या है कि जो परिभाषा इसकी है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु से किसी एक परमाणु या मूलक का दूसरे परमाणु या मूलक द्वारा विस्थापन होता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे आप फ्लैश में जाइए, थोड़ा पहले के समय में जो मजबूत राजा होता था वो कमज़ोर राजा के राज्य पर आक्रमण करता था और कमज़ोर राजा या तो मजबूत राजा के सामने या तो समर्पण कर देता था या तो कहीं अपने राज्य को छोड़ कर के भाग जाता था, और जो मजबूत राजा था वह उस भागे हुए राजा के राज्य पर स्वयं कब्जा कर लेता था। कुल मिलाकर कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि आप मान लीजिए कोई एक पात्र ले लीजिए और पात्र में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। ये मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, जलीय विलयन, और इसमें आपने जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए या लोहे के टुकड़े डाल दीजिए, लोहा या जिंक डाल दीजिए। ये मान लीजिए आपका लोहा है Fe, या आप कॉपर सल्फेट के विलयन में चाकू, लोहे का बना हुआ चाकू डाल देते हैं। तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि यहाँ Fe जो है आयरन एक श्रेणी होती है जिसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस तत्व का मानक अपचयन विभव का मान जितना कम होता है वह उतना ही ज़्यादा प्रबल अपचायक या उतना ही शक्तिशाली तत्व माना जाता है। अतः उस श्रेणी में सबसे ऊपर उस तत्व को रखा जाता है जिसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम होता है। उदाहरण के तौर पे लिथियम का मानक अपचयन विभव मान सबसे कम होता है, इसलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है। अतः वह अपने से नीचे वाले को आसानी से क्या करेगा, अपचयित या विस्थापित कर देगा। तो यहाँ जो आयरन है इसका मानक अपचयन विभव मान कॉपर से कम होने के कारण यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में
कॉपर से ऊपर है। अतः जब भी ये आयरन कॉपर के बने किसी यौगिक से क्रिया करेगा तो यह प्रबल अपचायक होने के कारण अपने से दुर्बल अपचायक वाले कॉपर को विस्थापित कर देगा। जब कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में हम लोहे की चाकू डालते हैं तो कॉपर के जो आयन होते हैं वो लेयर दर लेयर आकर के इस लोहे के चाकू पे बैठना विक्षेपित होने शुरू हो जाते हैं, जिसको आप डिपॉजिट बोलते हो। ये डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं और अंत में जो लोहे की चाकू का रंग है वो भूरा हो जाता है। कॉपर के आने के कारण इसका रंग चाकू का जो होता है भूरा हो जाता है। इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया, विस्थापित किया और यह मजबूत राजा इसके राज्य रूपी SO4 के साथ क्रिया करके SO4 सॉल्यूशन बना लेता है। जैसे यहाँ पे आपने लोहे की चाकू आयरन लिया सॉलिड और प्लस आपने कॉपर के एक्वा विलयन जलीय विलयन में आपने इसको डाला तो ये जो है इसको क्या करता है, रिप्लेस करता है, इसको हटाता है और हटाने पर ये जो है Cu2+ के रूप में टूट जाता है और ये SO4 2- के रूप में। और यहाँ पर Fe चूँकि परमाणु के रूप में है इस पे अतः चार्ज 0 है, तो ये बाद में इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ सॉल्यूशन बनाता है FeSO4 जो आपका एक्वा सॉल्यूशन होता है और कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है जिस पे चार्ज 0 आ जाता है। तो यहाँ पर जिसके आवेश में वृद्धि होती है उसका ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके आवेश में कमी होती है उसका ऑक्सीकारक या अपचयन होता है। तो चूंकि ये प्रबल अपचायक है तो इसके आवेश में दाएं तरफ जाने पर वृद्धि होती है, इस पे +2 चार्ज होता है और इस पे -2, 0 से +2 वृद्धि हुई, यहाँ पे +2 से 0 हुआ, यहाँ पे कमी हुई। तो इस प्रकार की अपक्रिया को रिडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा हमारा जो रिएक्शन है वो है द्विविस्थापन अपक्रिया। पहले इस अपक्रिया के बारे में हम समझ लेते हैं। ऐसी अपक्रिया या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के अवयव या आयन, अवयव का मतलब होता है जिन चीज़ों से मिलके वो तैयार हुआ यौगिक या आयन परस्पर अदला बदली करे उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिए जलीय विलयन और इसमें हाइड्रोक्लोरिक गैस आप प्रवाहित कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो यह हाइड्रोजन जो होता है सिल्वर को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे जब रिप्लेस करेगा तो ये दोनों, अब चूंकि सिल्वर नाइट्रेट 2 घटक से मिलके बना है या आयनों से Ag+NO3- और दूसरा आपका जो है H+ और Cl-। तो ये आयनों का क्या करेगा, अदला बदली, ये प्लस वाला इस माइनस वाले से क्रिया करेगा और ये प्लस वाला इस माइनस से क्रिया करके आयनों का आदान प्रदान कर लेगा। तो AgCl के साथ कंपाउंड बना लेगा जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड बना लेगा आपका। और दूसरा जो है हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ, नाइट्रेट आयन के साथ क्रिया करके या NO3 बना लेगा जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल और यह बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सब क्रिया में आयनों का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सिल्वर आयन नाइट्रेट आयन से अपना पीछा छोड़ा करके क्लोरीन आयन का साथ पकड़ लेता है और हाइड्रोजन प्लस आयन क्लोरीन आयन का साथ छोड़ करके नाइट्रेट आयन का साथ पकड़ लेता है। तो कुल मिलाकर के जो अदला बदली दोनों कंपाउंड की तरफ से हुई है, अवयवों की तरफ से, इस प्रकार की क्रिया को ही हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, छठा जो आपका लास्ट रिएक्शन है अवक्षेपण अपक्रिया। जिस रासायनिक क्रिया में, मान लीजिए कोई ऐसी रासायनिक क्रिया हो रही है जिसमें हम 2 पदार्थों के बीच आपस में अपक्रिया करा रहे हैं, तो इसमें जो अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है। अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण का मतलब
अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है तो ऐसे पदार्थ जो उस लिक्विड में ना घुले और अवक्षेप के रूप में नीचे तली पर बैठ जाए, तो इस प्रकार को हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम दो कंपाउंड लेते हैं, एक आपका लेते हैं सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन, और दूसरा जो है हम बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं और दोनों के बीच क्रिया कराते हैं। तो चूंकि सोडियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में बेरियम से ऊपर होने के कारण ये बेरियम को विस्थापित करेगा, तो यहाँ पे ये Na+2 के रूप में टूटेगा, SO4 2- के रूप में, और यहाँ पर आपका बेरियम +2 के रूप में आयनों के रूप में टूटेगा और 2Cl- के रूप में। तो ये सोडियम धनायन और Cl ऋणायन ये दोनों के बीच में आकर्षण जो है वो बेरियम और सल्फेट की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रबल विद्युत धनात्मक होता है सोडियम, और क्लोरीन प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले ये 2 मोल सोडियम क्लोराइड बनाएगा, लेकिन चूंकि सोडियम क्लोराइड यानी नमक जल में घुलनशील है, अतः यह अवक्षेप नहीं बनाता है। लेकिन जो बेरियम सल्फेट का कंपाउंड बनता है वो आपका अवक्षेप के रूप में होता है, इसलिए इसको हम PPT बोलते हैं। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। ये जल में या लिक्विड में नहीं डिजॉल्व होता है, घुलता नहीं है, और अवक्षेप के रूप में तली में बैठ जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।